ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल है रिकॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह बिकॉज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि फुल बेंच शायद बन जाएगा। 9 से 12-13 पे तो समझ आती है, 9 से 5 थोड़ा सा क्वेश्चंस बनते हैं। देखें, इसमें एक चीज जो है वो बड़ी अजीब सी हुई है कि यहाँ पे 3 जजेस का अगर आप नोट पढ़ें, बल्कि 4 जजेस का, तो उसका जो सिंथेसिस है, उसका जो जिस्ट और क्रक्स है वो ये है कि उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया है 2 जजेस पे, और वो 2 जजेस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी। और उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा मैटर सुन रहे थे जिसका दूर दूर का ताल्लुक इलेक्शन की डेट से नहीं था, और एक उन्होंने कहा कि जी वो सर्विस मैटर था, उसमें ये कहां से आ गया एग्जैक्टली कि डेट ऑफ इलेक्शन से उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। लिहाजा एक इलीगल फाउंडेशन पे एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मामला चीफ जस्टिस साहब के पास जाता है, और चीफ जस्टिस साहब जो है उस पे नोटिस लेके एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यों? तो जिस ये मुझे बताएं, अगर एक पिटीशन में मामला नहीं था और उस पर 2 जजेस रेकमेंड भी करते हैं, तो फिर आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब उसको इधर कैसे ले गए? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं, आपने बड़ा सही इशारा दिया। बिल्कुल इस तरफ नहीं लेके जा सकते। इससे लग रहा है कि एज ए चीफ जस्टिस साहब भी कोई बहुत ओवर जेलस हैं सारे मामले में, और उनको खुद भी बेंच में अब नहीं बैठना चाहिए था। अगर उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन को नहीं बिठाया, जस्टिस मुजाहिर नकवी को नहीं बिठाया, तो उनको खुद भी वहां नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि उन पर भी ये डिस्ट्रस्ट है जो कि मतन है इन तीनों के ऑर्डर्स का। और ये केस जो है ना, प्योर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये मैटर बनता है, और जब तक ये लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जोनरेट नहीं होते, इनको किसी केस में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, बड़े सख्त अल्फाज आए हैं, जिस तरह जज साहब अतर मिनल्ला साहब ने नोट में लिखते हैं कि जब जो आज का फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, जो रिटर्न ऑर्डर आया उस दिन की लास्ट प्रोसीडिंग का, इट डज नॉट अपेयर टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रोसीडिंग्स एंड द ऑर्डर डिक्टेटेड इन द ओपन कोर्ट। और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जो मेरे से तय हुई थी बातें वो बल्कि नहीं हुई, और मुझे बल्कि जो इन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने तो वो 3 क्वेश्चंस भी बना के भेज दिए थे जो उस तमाम सीन में, और वो ये थे कि जी क्या पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस डिसोल्यूशन की एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट अनक्वेश्चन है, और कोई उसको वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न नहीं चाहिए एक्सरसाइज के लिए? क्या चीफ मिनिस्टर ये एडवाइस कर सकता है अपनी इंडिपेंडेंट पे या किसी के कहने पे कर सकता है? और दूसरा कि क्या चीफ मिनिस्टर की ये एडवाइस ऐसी वो इनवैलिड या उस तरह हो सकती है, और अगर हो तो फिर प्रोविंशियल असेंबली का ये। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये तो एक तयशुदा असूल नहीं है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व क्या कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर को मैंने मशवरा दिया है या किसी ने दिया है या उनके पार्टी चेयरमैन ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लीडर ऑफ द हाउस है, वो डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सेटल मैटर अतर मिनल्ला साहब क्यों उठा रहे हैं? इसमें देखें जी, 2, 3, 4 क्वेश्चन उठते हैं। सिर्फ एक सोल क्वेश्चन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर जो थे आया वो उन्होंने उस तरीके से डिसॉल्व किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिक्टेट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटर है या स्पिरिट है, बल्कि इसमें 3-4 क्वेश्चन उठते हैं, और उसमें 3-4 जजेस ने अपने नोट्स लिखे हैं, और बहुत अच्छे उन्होंने नोट लिखे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो नोट्स लिखे हैं इन्होंने, जिसमें खास तौर पे मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट, जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट, जस्टिस मंदोखेल का और जस्टिस अफरीदी का, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और उन्होंने एक पोलाइट तरीके से उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो थे, उनको चाहिए था कि उनका जो बिटवीन द लाइन्स है उसका मतलब जो है वो समझते पढ़ते, लेकिन समहाउ चीफ जस्टिस साहब मैंने देखा कि वो कुछ इनसेंसिटिव रहे उन अल्फाज के बारे में। और हमारा फर्ज बनता है एज ए शहरी कि हम चीफ जस्टिस साहब को सेंसिटाइज करें इन अल्फाज के बारे में, ताकि वो बेंच पे ना बैठें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अगर बज़िद रहेंगे और बेंच पे बैठेंगे तो इवेंचुअली इससे अदलिया की जो साख है वो बड़ी बुरी तरह से मजरू होगी। और मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं, जब उनका कॉन्डक्ट जो है वो मौके की नज़ाकत को नहीं समझते, तो इन अ वे वो कंट्रीब्यूटरी होते हैं खुद भी। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये तो एक सेटल्ड सिंपल है, हम कब पता है कॉन्स्टिट्यूशन सामने है, ये मसला उठ ही क्यों रहा है कि अपना चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते? बड़ी शिक बड़ी क्लियर है इनकी, वो कर सकते हैं।
अगर अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे उठ रहा है। सबसे पहले तो ये था कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया अपने 2 जजेस से मिलके, वो 3 जजेस का जो फैसला था, जिसमें के बाद में उन्होंने कह दिया कि मुनर्रफ अराकीन जो उनके वोट काउंट नहीं होंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी। आप 63A वाले फैसले की बात कर रहे हैं? 63A वाले की जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी नहीं है। और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को तो निकाल दिया, और परवेज इलाही साहब जो है वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे उस तरह से, और वो कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर के तहत चीफ मिनिस्टर बन गए जिसका कि रिव्यू आज भी पेंडिंग है। और इन सारे हालात में एक जो पीडीएम की तरफ से जो यूनानिमस बॉयकॉट हुआ था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट था पाकिस्तान की तारीख का, कि भाई काजी फाइज ईसा साहब के केस को तो 10 जज सुनते हैं, और पूरे सूबे की जब किस्मत डिसाइड करनी पड़ती है तो 3 जजेस सुनते हैं, और वो हर बेंच पे जस्टिस एजाजुल हसन, हर बेंच पे जस्टिस मुनीब अख्तर, और हर बेंच पे और जो अभी भी जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद ये सारी बातें इन 3-4 ऑर्डर्स में पॉइंट आउट कर दी हैं। तो अब जब ये पॉइंट आउट हो गई हैं तो मुझे यकीन है कि जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल जो हैं वो कोशिश यही करेंगे, अगर उनको सही राय अगर वो चाहते हैं मुझसे, वो ना बैठे। आखिरी 2-3 क्वेश्चंस वेरी क्विकली, फिर मैं अपने पॉलिटिशियंस तक जाऊंगा। अगर एक्सपेक्टेड है शायद कल बेंच का फैसला आ जाए, रात गए या व्हाटएवर, आपको एक्सपेक्टेड है कि आ जाए? अगर आता है फैसला और वो कहते हैं ठीक है जी, जो प्रेसिडेंट साहब ये अनाउंस कर सकते हैं और उनकी डेट दी गई बिल्कुल ठीक डेट है, तो फिर क्या गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी? इसको भी कोई फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने की तो बात ही नहीं है। ये तो बात है इलेक्शन कमीशन की। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है, चीफ जस्टिस ने तो नहीं देनी। और अगर चीफ जस्टिस अगर ये कल एसेट है, अगर इरफान साहब, अगर ये कल एक सेकंड मालिक साहब, जी जी, क्या चीफ जस्टिस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के इलेक्शन करा सकते हैं? लेकिन अगर ये बेंच ये कह देता है कि सदर पाकिस्तान को इख्तियार है तारीख देने का, और उनका वो ऑर्डर जो है वो वैलिड है 9 अप्रैल वाला, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास कोई, या इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस है कि उस फैसले को वो ना माने? देखें, अगर इस तरह की बात वो करते हैं कि ये सदर पाकिस्तान को इस तरह का इख्तियार दे देते हैं, तो थोड़ा सा कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है। इस ऑर्डर को हम कहेंगे कि दिस इज अ वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर, और वॉइड ऑर्डर्स के बारे में हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि वॉइड ऑर्डर्स आर टू बी इग्नोर्ड, तो दिस ऑर्डर विल हैव टू बी इग्नोर्ड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच कहता है कि सदर पाकिस्तान दे सकते हैं तारीख, आप कहते हैं कि इट हैज टू बी इग्नोर्ड, फिर तो एक एनआरकी हो जाएगी, एक वही चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। यही चाहते हैं। कादिर साहब, इतनी लंबी हो गई है। नहीं, सुन लेंगे, टेक्निकल लीगल, ये क्या लीगल सुन लेंगे। नहीं, मतलब है कि ये कोई हम सुनते रहेंगे। बताएं क्या कह रहे हैं आप? लीगल सुन ले, ये शिबली साहब बड़ी बदतमीजी करते हैं। नहीं, यार आप अपने मुंह संभाल के बात करें इरफान कादिर। शिबली साहब बात करने दें। नहीं, आई मीन व्हाट इज चले, लेट मी आस्क अ लीगल क्वेश्चन। शिबली, लेट मी आस्क अ, चले आप लीगल क्वेश्चन बताएं मुझे, आई एम इंटरेस्टेड इन द लीगल आंसर। जी, मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, वो ये है कि बिल्कुल मेरी बात भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। आइन में साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कौन कराएगा, और वो इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जिक्र वहां नहीं है। दैट्स इट। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना, वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती। लेकिन फाइनल आर्बिटर तो वही है ना। इस पे फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहां कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टॉर्ट किया गया, जहां कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली बिल्कुल रीराइट कर दिया गया है, लेजिस्लेशन तक कर दी गई है। दे कैन नॉट डू दैट। तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, प्रेसिडेंट ने एक डेट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आपने क्या एब इनिशियो है, हम नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? मालिक साहब, आपको कैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट यही ऑर्डर करेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों में से एक ऑर्डर है ना। नहीं, आपने ये क्यों कहा है? क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस तरह का ऑर्डर आएगा। आपने भी ये कहा है, क्यों कहा है आपने? क्योंकि मेरी तो सिंपल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं तो 90 दिन पे जा रहा हूं। कर दिया, सॉरी। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2 जजेस ने कहा कि वो जो 2 जजेस थे उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, और फिर चीफ जस्टिस के बारे में भी उन्होंने लिखा, और चीफ जस्टिस ने जब इस सारी चीज पे नोटिस किया और बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, तो चीफ जस्टिस ने भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे भी आपके सवाल में बड़ी रेलेवेंस नजर आ रही है, और इन हालात में मैं इसका मजीद कोई जवाब नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्या इसका चीफ इलाज ये है
कि अगर एक फैसला होता है जो आप लोगों को कबूल नहीं है, तो क्या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फुल बेंच इसको सुन ले ताकि ये मसला सेटल हो जाए? हमारे नजदीक आइन की हैसियत है, जो आइन के मुताबिक होगी चीज वो मीडिया को भी कबूल है, हमें भी कबूल है, सबको कबूल है। और जो चीज आइन के मुताबिक नहीं होगी, आइन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, हमें आइन को फॉलो करना पड़ेगा अगर के तजाद हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और आइन में। इरफान कादिर, बहुत शुक्रिया आपका।